ये रैचेट थ्योरी जो है ये मसल कॉन्ट्रैक्शन की, तो इसमें जो चीजें अभी तक हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी कि कैसे एक्टिन और मायोसिन मॉलिक्यूल्स जो है those are responsible for the contraction and relaxation of any type of muscles. What are the various roles of different ions? So those all the things we will discuss in under this Rachet theory. तो इसमें जो सबसे पहली चीज है वो है कि जब रेस्टिंग स्टेट रहती है, मतलब मसल्स जो है वो बिल्कुल रेस्टिंग कंडीशन में रहती है, तो एग्जैक्टली क्या होती है, जो नेगेटिव चार्ज होती है एटीपी की, जो कि क्रॉस ब्रिज एक बनाए रहता है मायोसिन और एक्टिन फिलामेंट के साथ, ठीक है। तो इसमें जो भी एटीपीज उस समय अवेलेबल होते हैं वो निगेटिवली चार्ज होती है। तो निगेटिवली चार्ज कहने का मतलब है कि मतलब दे आर प्रिपेयर फॉर बाइंडिंग विथ ईच अदर, ठीक है। नेगेटिवली चार्ज मतलब डीपोलराइजेशन के लिए बिल्कुल से तैयार रहते हैं। तो ये एक समय है जबकि मतलब अट्रैक्शन बिटवीन द डीप एंड लाइट बैंड, दोस आर वेरी मच प्रोमिनेंट। तो सबसे पहला ये है कि रेस्टिंग स्टेट जब भी होगा एटीपी बाउंड जब किया होता है क्रॉस ब्रिज से, मतलब मायोसिन और एक्टिन फिलामेंट एक साथ रहते हैं, तो वो नेगेटिवली चार्ज रहते हैं उस समय, ठीक है। लेकिन इसको इनिशिएट करने के लिए ये नेगेटिवली चार्ज है तो डीपोलराइजेशन कैसे होगी, तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंटली तुम्हारा कैल्शियम आयन रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। क्योंकि कैल्शियम आयन क्या है, ये इंटरसेलुलर रहता है, ठीक है। तो ये सेल से अपने इंटरस्टिशियल प्लेस से ये बाहर आता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो निगेटिविटी होती है एटीपी के साथ, इसको बढ़ाता है एक तरीके से, ठीक है। मतलब यही इनिशिएट करता है, जिसके कारण एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स जो है एक दूसरे से मतलब हार्डली तो हैबिली, हार्डली नहीं तो हैबिली मतलब प्रोपेल करता है, एक दूसरे से खींचता है, ठीक है। तो ये जो क्रॉस ब्रिज हो गया, ये तुम्हारा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, ठीक है, रेस्टिंग स्टेट में, बिकॉज वहां पर एटीपी मतलब प्रेजेंट होता है। तो एग्जैक्टली इसमें करते क्या है, जब कैल्शियम आयन जब बहुत ज्यादा नेगेटिवली चार्ज रहेगी तो एक दूसरे को वो आपस में खींचेगा टुवर्ड्स द एक्सिस, मतलब जो एच जोन बताया था ना, उस वाले एरिया पे अपने आप को खींचेगा। तो इससे क्या होगा, शॉर्टनिंग ऑफ द मसल्स हो जाएगी, ठीक है, मतलब एक तरह से कॉन्ट्रैक्शन होगी वहां पर। क्योंकि क्रॉस ब्रिज बन रही है, मायोसिन फिलामेंट्स एक्टिन फिलामेंट्स दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं। जो हैवी मैरोमाइसिन और लाइट मैरोमाइसिन बताया था, ये दोनों बिल्कुल हेड में उसके कनेक्ट होके आपस में टेंसाइल में कांटेक्ट करेंगे। तो ये जब कॉन्ट्रैक्शन होगी तो क्या होगा, क्रॉस ब्रिज जो है ये थोड़ा सा खींचेगा और छोटा हो जाएगा। लेकिन इससे क्या होगा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगी तो जो भी वहां एटीपी होगी वो अचानक से बाहर निकलेगा, ठीक है, और वो टूटकर एडीपी में चेंज हो जाएगा। एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो है ये एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट में इट विल कन्वर्ट। तो ये चेंज होने से क्या होगा, जो कैल्शियम का लिंक होगा, जो कैल्शियम जिस कारण से मायोसिन एक्टिन फिलामेंट जुड़े हुए हैं, ये फिर से टूट जाएंगे, और टूटने से जो क्रॉस ब्रिज होगी वो फर्दर टूटेगी, ठीक है। तो उससे क्या होगा, एक्टिन फिलामेंट जो है वो मायोसिन फिलामेंट के हेड से अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कैल्शियम आयन ही रिस्पॉन्सिबल है इस काम के लिए। तो अब क्या होगा, ये जब टूट जाएगा क्रॉस ब्रिज, मायोसिन अलग होगा, एक्टिन अलग होगा, तो मसल्स रिलैक्स फॉर्म में आ जाए, और जो एनर्जी जो और कहीं दूसरी जगह से आ रही है, लाइक जो क्रिएटिनिन फॉस्फेट है अपनी, ठीक है, तो ये क्या करेगी, ये फिर वहां पर जो नेक्स्ट रिएक्शन होगा उसमें ये जो एडीपी बनी, उस एडीपी को फिर से एटीपी में जोड़ने की कोशिश करेगी और दोबारा से क्रॉस ब्रिज बनने में हेल्प करेगा। तो फिर वहां पर फिर से
क्योंकि ये जो होगी रिएक्शन होगी तो इसमें कैल्शियम आयन फिर से एक्टिव होंगे और वो एक्टिन फिलामेंट को फर्दर मायोसिन फिलामेंट से जुड़ने के लिए कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये सिस्टम चलता है। अब इसमें क्या होता है कि अगर किसी कारण से कैल्शियम आयन सिक्विस्टर्ड हो गया, ठीक है, अंदर चला गया, तब वो रिलैक्स हो जाएगी। और बाहर ही रह गया मतलब एटीपी, अगर एटीपी ज्यादा फॉर्म में बन रही है, ज्यादा क्वांटिटी में हो रही है, तब वो कॉन्ट्रैक्ट ही रहेगी, अदरवाइज रिलैक्स हो जाएगी। तो रिलैक्सेशन का क्या दिया है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन विल कंटिन्यू एज लॉन्ग एज देयर इज एन एक्सेस ऑफ कैल्शियम आयंस प्रेजेंट इन द सार्कोप्लाज्म। मतलब अपने इंटरस्टिशियल प्लेस से अगर कैल्शियम आयंस बाहर रहेंगी तो सार्कोप्लाज्म में रहेगी, तो ये जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है ये कंटिन्यू करेगा। अदरवाइज ये कैल्शियम आयन, if it will be sequestered back into the longitudinal tubules, then वही फिर एटीपी से एडीपी में चेंज होगी और क्रॉस ब्रिज जो है वो टूट जाएगी। तो टूटने से क्या होगा, कैल्शियम आयंस फिर सार्कोप्लाज्मिक फ्लूइड से जो ट्यूब्यूल्स है, लॉन्गिट्यूडिनल ट्यूब्यूल्स और टी ट्यूब्यूल्स, वापस वहां चली जाएगी और फिर वो अगले डीपोलराइजेशन के लिए प्रिपेयर होगी, ठीक है। मतलब नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन के लिए वो प्रिपेयर होगी। लेकिन उस समय क्या होता है कि कुछ ना कुछ कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्म में रह जाता है, और वो जो बच जाती है वो काफी होती है दोबारा से मसल्स को कांटेक्ट कराने के लिए बाय द हेल्प ऑफ दिस ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सो इसलिए कहते हैं कि ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन द थिन एंड थिक फिलामेंट्स आर डिसोसिएटेड एंड अलाउइंग द इलास्टिसिटी ऑफ द मसल टू return into its resting length, which pulls the Z line and thin filaments back to their original position. तो ये सारी की सारी कहानी बस यही कैल्शियम आयन की है। इसमें तो कहीं दिक्कत नहीं है। तो ये जो समरी होगी तुम्हारी एक्साइटेशन और कॉन्ट्रैक्शन की, इसको जस्ट एक रीड आउट करते हैं, ठीक है। इससे सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, पूरी समराइज। ठीक है। तो ये क्या है, नर्व इम्पल्स अराइव्स एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, that is acetylcholine, which is released from synaptic vesicles and diffuses across synaptic cleft to bind to receptors on muscle cell membrane. अब ये जो एसिटाइलकोलिन जो है ये बाइंड होगी मेम्ब्रेन एक्शन पोटेंशियल से, तो जो मसल की सेल सरफेस है वो टी ट्यूब्यूल्स और उसके भी अंदर तक, मतलब एज अ होल लॉन्गिट्यूडिनल ट्यूब्यूल्स तक ये एक्सपैंड करेगी, ठीक है। तो जो एक्शन पोटेंशियल है वो टी ट्यूब्यूल्स मेम्ब्रेन पर, मतलब उसको इनहिबिट करेगा कैल्शियम आयन पंप, ठीक है। और ये कैल्शियम आयन पंप जब इनहिबिट होगी तो इसके एडजेसेंट में जो टर्मिनल सिस्टम्स है, मतलब जो लॉन्गिट्यूडिनल और जो रेटिकुलम्स है वहां पर, वो कहीं ना कहीं उसके इफेक्ट में आएगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, कैल्शियम आयन जो है टर्मिनल सिस्टम्स में के थ्रू वापस सार्कोप्लाज्म में जाएगा, ठीक है। तो इसके जाने से क्या होता है, कैल्शियम आयन जब सार्कोप्लाज्म में पहुंचेगी तो जो ट्रोपोनिन कंपोनेंट जो है वो ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स के साथ मूव करेगी और एक्टिन चेन्स को वापस मायोसिन फिलामेंट से जुड़ने के लिए, मतलब प्रॉपर क्रॉस ब्रिज बनने के लिए इसको प्रिपेयर करेगी। तो ये जो एटीपी मॉलिक्यूल्स है उस समय जो मायोसिन हेड से निकलती है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक्टिन चेन को एक्सपोज करेगा टुवर्ड्स द मायोसिन हेड, और ये एक्टिन और मायोसिन जो क्रॉस ब्रिज बनेंगे ये टुवर्ड्स सार्कोमेयर अटैच होंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज। तो एटीपी मॉलिक्यूल जो है ये अगेन एटीपी साइट पे मायोसिन हेड और एक्टिन हेड को मिला देंगे, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है जो कि कंटिन्यू चलते रहती है, ठीक है। और कैल्शियम आयन जो है ये ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स के साथ हमेशा कंटिन्यू करेगी। तो ये जो कैल्शियम आयंस है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ये एक तरह से ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर द रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर्स। तो
troponin tropomyosin complex resume its blocking positions on the actin chain and further binding of myosin heads to actin chains for relaxation of muscles. ठीक, तो ये टोटल जो कहानी है बस यही है, समरी इसकी यही। तो इसको हमें लगता है कि अब तुम अगर पूछा जाए क्वेश्चन तो इसको लिख सकते हो, बढ़िया से समझा सकते हो, क्योंकि एक ही चीज हमने कई बार बता दिया है ना। अब अगर टेम्परेचर की बात करें, जो कल हम लोग बोल रहे थे कि हीट प्रोडक्शन अगर होती है तो दैट इज अ डेफिनिट एडवांटेज फॉर द रेगुलेशन ऑफ नॉर्मल एनिमल बॉडी, बिकॉज इट विल प्रोड्यूस अ शिवरिंग एक्शन, हाँ, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। तो ये क्या थोड़ी स्पाज्मोडिक होती है, स्पाज्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन होगी। अगर टेम्परेचर लो होगा तो मसल्स में अंडरगो स्पाज्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड शिवरिंग। तो इस शिवरिंग से क्या होती है, बॉडी में थोड़ा अलग सा हीट डेवलप होती है, ठीक है। और उसी हीट के कारण जब देखते हो ठंड में जब थोड़ी सी कम कपड़े रहते हैं, मतलब छोटे कपड़े रहे या गर्म कपड़े नहीं है, तो उसमें एक कपकपी सी होती है ना, दैट इज ड्यू टू द शिवरिंग। तो वो क्या करता है, जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है और जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको कहीं ना कहीं एक्लिमेटाइज करता है, मतलब इक्विलिब्रेट करता है। अब अगर हम बात करें स्टिमुलस का मसल कॉन्ट्रैक्शन में, तो इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन will cause an electrical action potential for change in the balance of ions on the inside and outside of the nerve fiber, and these ions are calcium ions especially, ठीक है। तो ये क्या है, however it does not travel beyond the nerve endings, ठीक है, पूरे नर्व एंडिंग में ये नहीं चल पाती है। तो जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है वो पूरे स्टिमुलस में नहीं है, मतलब एक्शन में नहीं आ पाती है। एक्शन में तब आएगी जब कैल्शियम आयन तुम्हारी सर्कुट्यूबुलर सिस्टम से बाहर निकलेगी, तभी होगी। और इसको बाहर निकलने के लिए एसिटाइल कोलिन भी जरूरी है, जो कि सिनेप्टिक वेसिकल्स में होती है एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, मतलब दो सार्कोमेयर के बीच में, ठीक है। तो एसिटाइल कोलिन वहां से फिर रिलीज होती है, दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्वेस्ट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयंस एंड फॉर द whole procedure of contraction or relaxation of muscles. तो जो depolarization wave होती है, that is initiated by acetylcholine, is due to increased permeability of the muscle fiber membrane to sodium ions, and these wave that reaches to the individual myofibrils by the way of triads. Triads मतलब वही तुम्हारी T tubular और जो longitudinal tubules हो गई, ठीक है, इसके थ्रू, which are where the longitudinal sarcoplasmic reticulum lies in juxtaposition with the T tubules, ठीक है। और ये मिलकर पास करते हैं मसल फाइबर को towards the A and I bands, मतलब anisotropic और isotropic, जो डार्क बैंड और तुम्हारी लाइट बैंड है वहां से पास करते हैं। तो these T tubules they may pass through the Z line in some species, अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग जो स्केलेटल मसल की स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से कुछ जेड लाइन से पास करती है, कुछ एच लाइन से पास करती है। तो ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम लॉन्गिट्यूडिनल ट्यूबुलर नेटवर्क में है, ये कैल्शियम आयन के साथ एक्ट करती है, ठीक है, और रिलीज करती है जब भी डिपोलराइजेशन होता है, ठीक है। So these acetylcholine, they initiate the impulse for muscle contraction and are inactivated by an enzyme called acetylcholinesterase, ठीक है। इस पॉइंट को हमेशा याद रखना है, ये जो acetylcholinesterase है, this is the responsible for the inactivation of muscle contraction, ठीक है। तो ये acetylcholinesterase है क्या, ये एक तरह से इंसेक्टिसाइड बोल सकते हो, अल्काइल फॉस्फेट्स होता है, जो कि काफी इंसेक्टिसाइड लाइक माइलाथियन, पायराथियन या डाइजिनोन, थाइमिन में होता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, दीज आर द एक्सट्रीमली डेंजरस केमिकल्स। तो ये तुम्हारे जो
न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है जहां से एसिटाइल कोलिन रिलीज होती है, ठीक है, उस पॉइंट पे वो मतलब वो बाउंड कर देती है, बाइंड कर देती है एक तरह से, तो वो जो न्यूरोट्रांसमीटर है वही नहीं निकल पाती। तो जब वही नहीं निकलेगी तो ना कैल्शियम आयन निकलेगा और ना ही ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स जो वो एक्शन में आएगा और कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो या तो अगर कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो मसल उसी स्टेज में रह जाएगी, या अगर रिलैक्स्ड हो गया तो फिर वो उसी कंडीशन में रह जाएगी। तो ये जो एसिटाइल कोलिन है ये तो एक तरह से इनएक्टिवेट कर देता है मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब ये जो एसिटाइल कोलिनेस्टरेज है इसका कुछ सिम्टम्स है, जैसे कंस्ट्रिक्शन ऑफ द पुपिल हो जाएगी, क्रैम्प्स आएंगे, ठीक है, वोमिटिंग हो सकती है, डायरिया, वीकनेस के सिम्टम्स शो करेंगे। सो द ऑर्गेनोफॉस्फेट्स आर anticholinesterase and they inhibit the action of muscular spasm and asphyxiation, ठीक है, मतलब पूरा का पूरा जो मसल है वो एक तरह से तो सिक्वेस्टर्ड हो जाएगा, स्क्वीज्ड हो जाएगी और सांस लेने में फिर दिक्कत होगी। अब अगर इसके ड्रग के बारे में बात करें तो एक न्यूस्टेगमीन और फाइस्टोगिमिन्स, ठीक है, ये दो तरह की कॉमनली ड्रग्स यूज होती है फॉर द एंटीकोलिनेस्टरेज, ठीक है, स्टेट के लिए। कुछ अलग ग्रुप अगर ड्रग्स की बात करें तो एक क्यूरारी फॉर्म ड्रग्स आती है, ठीक है, क्यूरारी फॉर्म ड्रग्स। तो ये क्या करता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन जब होती है तो एक्टिन हेड और मायोसिन हेड जो है एक दूसरे से अटैच हो जाती है, ठीक है, तो वहां बनती है क्यूरारी फॉर्म, जो स्ट्रक्चर बोलते हैं ये बनती है। तो कुछ ड्रग्स जो होते हैं इस क्यूरारी फॉर्म ड्रग्स का ही इसलिए नाम रखा गया है, ये क्या करते हैं उसको तोड़ देते हैं, ठीक है। और इसके बारे में देखो थोड़ा और दिया है कि these drugs act like curare which is the deadly poison that South Americans Indians use on their arrowheads। तो पहले था ना, कुछ देख रखे होंगे, कहीं हिस्ट्री में पढ़ोगे या मूवी में देखे होगे, ये वो तीर धनुष से जो ट्राइबल लोग मारते थे तो उससे इंसान क्या मतलब जाता था, अधमरा टाइप का हो गया, मरता नहीं था लेकिन हिलता डुलता नहीं था, कुछ भी एक्शन नहीं, मूवमेंट नहीं हो पाती। दिस इज ओनली ड्यू टू दिस, क्योंकि उसमें एसिटाइल कोलिनेस्टरेज का इफेक्ट होता था जिसके कारण मसल मूवमेंट नहीं कर पाती। तो एग्जैक्टली होती क्या थी इसमें, जो पोस्ट जंक्शनल मेम्ब्रेन है उसमें एसिटाइल कोलिन कैन नॉट एक्ट इट टू प्रोड्यूस एन एंड प्लेट पोटेंशियल, मतलब डीपोलराइजेशन होने का चांस ही नहीं रहता था, क्योंकि एसीएच एसिटाइल कोलिन निकलती थी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, उसी को वो ब्लॉक कर देती थी। अच्छा, दूसरी है कि ये क्यूरारे जो है इज नॉट डिस्ट्रॉय बाय एसिटाइल कोलिनेस्टरेज, ये क्यूरारे जो फॉर्म होती है एसिटाइल कोलिनेस्टरेज से ये खत्म नहीं होती है, लेकिन मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है दिस कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ एक्शन पोटेंशियल इज नॉट एलिसिटेड, ठीक है। तो इसमें इसके कारण क्या होती है, डेथ जो हो सकती है दैट इज ड्यू टू द एस्फिक्शन बिकॉज द मसल्स नीडेड फॉर ब्रीदिंग आर अनेबल टू कॉन्ट्रैक्ट। समझ सकते हो, क्योंकि यह ना सिर्फ कि स्केलेटल मसल पे बल्कि स्मूथ मसल पे भी इफेक्ट करती है। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक है तुम्हारी वो कंप्लीट स्मूथ मसल की बनी हुई है, ठीक है, तो अब सांस नहीं ले पाने के कारण फिर डेथ हो सकती। एक है गैलामिन, will do this in varying degree depending on the concentration। गैलामिन जो है इसको मतलब इसका एंटीडोट है, ठीक है। Another group of drugs which blocks the release of acetylcholine from the nerve terminalis, एक बोट्यूलिन है जिसको हम लोग टॉक्सिन जानते हैं, ठीक है, causes food poisoning as deadly। तो ये जो बोट्यूलिन टॉक्सिन है ये भी एक तरह से एसिटाइलकोलिन के रिलीज को ब्लॉक करती है। फ्लैसिड पैरालिसिस रिजल्ट्स बिकॉज एसिटाइलकोलिन इज ब्लॉक, ठीक है, वही जो बताया था, मतलब एसिटाइलकोलिन जब रिलीज ही नहीं करेगी तो ना कॉन्ट्रैक्शन होगी मसल की, ठीक है, ना रिलैक्सेशन हो पाएगी, जिस कंडीशन में उसी में रह जाएगी। तो इससे क्या एक कंडीशन होती है लिम्बर नेक। तो इस लिम्बर नेक को, जो कि नेक से रिगार्डिंग है, इसको हम लोग बोट्यूलिनस टॉक्सिन भी कहते हैं, ठीक है। लिम्बर नेक एक कंडीशन है जिसमें आदमी जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया वो उसी स्टेज में रह जाता है।
अब देख सकते हो ये एक नॉर्मल मायोजेनिक प्रोग्राम दिया है, एक ये एज्ड मायोजेनिक प्रोग्राम दिया है। मतलब कि जो मायोजेनिक प्रोग्राम है तुम्हारी मसल की, जो एक प्रोग्राम होती है नॉर्मल, ठीक है, एक वो नॉर्मल कैसे चलेगी, और जब एज्ड हो जाती है तो देखती हो ना, जैसे कि मसल का सिकुड़ना जो होता है, ठीक है, और मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो चेंजेस आते हैं पीपल्स में या फिर शरीर के अलग अलग पार्ट्स में आते हैं, मसल्स पे स्पेशली, वो उसमें क्या है एग्जैक्टली जो डिफरेंस तुम्हारी है, तो वो देख सकते हो कि जो एनाबॉलिक स्टिमुलस शुरू होती है किसी भी मसल फाइबर पे, तो यहाँ से ये एक्टिवेट होती है टुवर्ड्स एससी, ठीक है, एससी हो गई ये सेल्फ कंपाइलेशन कह सकते हो। तो ये तुम्हारी बहुत सारी हार्मोन्स है, जैसे आईजीएफ है, एमजीएफ है, जीएफ है, आईएल है, ठीक है, तो ये सब प्रोलिफरेट करता है सोमैटिक सेल को। ये जो एससी है सोमैटिक सेल, इसको ये प्रोलिफरेट करता है और इसको फर्दर डिफरेंशिएट करता है। तो ये क्या है, ये सेल्फ रिन्यूअल होती है इसमें, और रिटर्न होती है विसेंस के रूप में, और फिर ये जो अलग अलग चीजें हैं, कुछ मसल रिपेयर यहाँ से होगा रिजेनरेशन, और कुछ यहाँ से फ्यूज होके फर्दर जो ये मसल हाइपरट्रॉफी, और उसको मायोन्यूक्लियर एक्टिवेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सोमैटिक सेल पूल साइज एक्सपैंड कराता है। लेकिन एज्ड कंडीशन में क्या होती है, ये जो मसल हाइपरट्रॉफी है इसको रिड्यूस कर देता है। ये रिड्यूस क्यों होता है, बिकॉज देयर विल बी सम डिफरेंसेस इन द नॉर्मल स्टेज एंड पर्सन हैविंग द एज्ड। तो एज्ड पोजीशन में क्या होती है, ये जो तुम्हारी एचजीएफ, इंटरलिक्विन, सेमेस्टियन, जो डिफरेंट डिफरेंट मतलब एंजाइम्स या हार्मोन्स है, ये काफी इंक्रीज हो जाते हैं इसमें। तो ये क्या, जो सोमैटिक सेल है इसको एक्टिवेट तो करती है, लेकिन मतलब सीक्वेंसली जो जो इसका चैनल होता है उसमें छोड़ देती है। कहने का मतलब स्पेशली जो प्रोलिफरेशन होती है सोमैटिक सेल की, जो बढ़ने का चांसेस होता है उसको ये कम कर देता है, बिकॉज ये उसको पार कर कर डायरेक्ट कमिटमेंट करती है अल्टरनेट सेल फेट पे। और ये सेल फेट मतलब डिफरेंशिएटिंग जो करती है सोमैटिक सेल को, उस कंडीशन में आती है, और इसको मतलब कहीं से भी अल्टर करता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एडिपोसाइट्स और फाइब्रोब्लास्ट। क्योंकि एक एज्ड एनिमल में जो एडिपोसाइट और फाइब्रोब्लास्ट की जो फॉर्मेशन होती है वो नॉर्मल कंडीशन से थोड़ी अलग हो जाती है, ठीक है। तो दीज थिंग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द नॉन प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ द सोमैटिक सेल्स। तो जो सेल्फ रिन्यूअल का कंडीशन होता है वो नॉर्मल से एज्ड पोजीशन में कम हो जाती है। तो दिस विल अगेन इंक्रीज द थिंग, एंड देख सकते हो कि जो रिटर्न टू क्वेश्चंस थी, ये वाली पोजीशन यहाँ खत्म हो जाती है। मतलब जो नॉर्मल कंडीशन और अपने आप को प्रोलिफरेट करने की कैपेसिटी होती है वो इसमें कम हो जाती है। तो इसमें देख रहे हो कि जो ये सेल्स है वो सोमैटिक सेल्स ये कंप्लीट नहीं बन पा रहे हैं, है ना। यहाँ जैसे ये बनी फिर चेन में जा रही है, लेकिन यहाँ बहुत स्लो होती है और रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो कम हो जाती है। तो इसके कारण जो मायोट्यूब मतलब मसल्स की जो मायोफाइब्रिल्स कह सकते हो, वो कंप्लीट नहीं बन पाती है, और क्या होती है मतलब एक्सपैंड कर जाती है, ठीक है। इसलिए झुर्रियां जैसी चीजें आती है। तो इसमें क्या होता है, मसल जो है वो हाइपोट्रोफी होने लगती है, रिड्यूस्ड मसल हाइपोट्रोफी होती है, ठीक है। तो दिस इज अ बेसिक मैकेनिज्म कह सकते हो फॉर द somatic cells proliferation and differentiation to become a healthy cell or to become a normal cell. अब इसके बाद अगर हम बात करें मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की, ठीक है, अगर मसल कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो बेसिकली जो है आइसोमेट्रिक वर्सेस आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन चलती है। So contraction is said to be isometric when muscle does not shortens during contraction, and isotonic when it shortens but the tension on the muscle remains constant. ये तुम्हारी कोई भी एनिमल की कोई भी एक नॉर्मल एक्टिविटी होती है उसमें ये हमेशा शामिल होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में।
तो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन जो होगी उसमें क्या होगा, मतलब मसल्स की जो फाइबर है, मायोफाइब्रिल्स है, दैट विल नॉट स्लाइड, मतलब साइज उनकी नहीं बढ़ेगी, लेकिन क्या होगा उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा। मसल की साइज कहीं छोटी नहीं होगी, बड़ी नहीं होगी, लेकिन उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा। लेकिन आइसोटोनिक में क्या है, मसल जो है शॉर्टेंस होगी, छोटी होगी, ठीक है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करेगी, लेकिन जो टेंशन है उसमें वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों में बस डिफरेंस ये है कि जो टेंशन जो बनेगी वो कॉन्ट्रैक्शन आइसोमेट्रिक में नहीं होगी, लेकिन आइसोटोनिक में कॉन्ट्रैक्शन जो होगी वो टेंशन के साथ होगी, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक है। तो isometric contraction doesn't require sliding of myofibrils among each other, whereas this isotonic contraction, it will longer, considerably longer than an isometric contraction of the same muscle. Example के समझ सकते हो कि when a load is moved which involves the phenomenon of inertia, मतलब एक हाथ में कुछ भी अगर एक लोड लिया हुआ है और अगर उसको मूव कराया जा रहा है तो उसमें कोई भी मसल की जो क्या बोलो, मतलब कॉन्ट्रैक्शन जो है वो तो रहेगी, लेकिन टेंशन उसमें बढ़ जाएगी, क्योंकि एक लोड दिया हुआ है, ठीक है, मूव कर रहे हो तो वो टेंशन उसमें बढ़ेगी, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन वैसे ही रहेगी। और जो आइसोमेट्रिक है उसमें किसी तरह की कोई टेंशन नहीं जाने वाली, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन होगी। तो मसल्स कैन कॉन्ट्रैक्ट बोथ आइसोमेट्रिक एंड आइसोटोनिक, लेकिन जो मोस्टली कॉन्ट्रैक्शन होती है दैट इज मिक्स्ड ऑफ दीज टू टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। सो व्हेन अ पर्सन स्ट्रैंड, जब कोई इंसान हो या फिर कोई जानवर हो, अगर वो खड़ा होता है, ठीक है, अपने बैठ नॉर्मल पोजीशन से, तो ही टेंसेस हिज क्वाड्रिसेप्स टू टाइटन द नी जॉइंट्स, ठीक है, एंड टू कीप द लेग्स स्टिफ। So this is the example for an isometric condition. And for isotonic condition, when a person lifts a weight using his biceps, मतलब कोई एक इंसान मान लो अगर बैठा हुआ है अचानक से खड़ा होता है और चलने की कोशिश करता है, तो क्या होगा, उसका पैर जो है, मतलब मसल की कॉन्ट्रैक्शन बढ़ रही है, लेकिन कहीं से शॉर्टेन नहीं होगी, छोटी नहीं होगी, ठीक है। लेकिन जब कोई इंसान कुछ वेट लिफ्ट कर रहा है, वजन उठा रहा है, तो क्या होगा उसमें बाइसेप्स से, तो क्या होगा, टेंशन उसमें बढ़ेगी, क्योंकि वजन दे दिया गया है ना उसमें, तो वो वजन बढ़ेगा, तो उसके कारण टेंशन क्रिएट होगा, एंड दैट इज आइसोटोनिक कंडीशन। इसको ऐसे समझ सकते हो कि आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन में क्या है, ये जैसे यहाँ मसल्स देख रहे हो ना, मूवमेंट हो रही है, मसल्स की मूवमेंट हो रही है, तो ये जो लेंथ है तुम्हारी, ये इधर छोटी होगी या बड़ी होगी, ठीक है। तो दैट इज आइसोटोनिक। आइसोमेट्रिक में क्या है, ये मतलब हाथ खींच रहा है, लेकिन ये मसल्स की जो है, ये इसमें टेंशन में कुछ भी डिफरेंस नहीं आ रही, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है बट डजंट शॉर्टन। लेकिन इसमें क्या है, मसल कॉन्ट्रैक्ट्स और शॉर्टनिंग भी हो रही है। लाइकवाइज कॉन्सेंट्रिक और इसेंट्रिक में, तो कॉन्सेंट्रिक में क्या है, अगर मूवमेंट करा रहे हैं ऊपर की ओर, ठीक है, और इसेंट्रिक में मूवमेंट नीचे की ओर, मतलब एक सेंट्रीपिटल फोर्स, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो पढ़ा होगा आपने फिजिक्स में, सेम वही चीज है कॉन्सेंट्रिक और इसेंट्रिक, ठीक है। इसेंट्रिक मतलब एक सर्टेन पॉइंट के इर्द गिर्द घूम रही है, और कॉन्सेंट्रिक मतलब वो कंप्लीट घूम रही है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ लेग मसल्स ड्यूरिंग रनिंग are a mixture of both to keep the limb stiff when the legs hit the ground, and isotonic mainly to move the limb. तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें एक लास्ट जो है दैट इज द ऑल और नन लॉ, जिसके बारे में पहले भी हमने जिक्र किया था। तो दिस लॉ स्टेट्स दैट व्हेन अ मसल फाइबर इज कॉन्ट्रैक्ट, द होल फाइबर विल कॉन्ट्रैक्ट, और it will contract to the maximum of its ability under the particular condition, or it will not contract at all.
मतलब अगर मसल की मूवमेंट हो रही है तो किसी एक फाइबर में हो रही है, तो ऐसा नहीं है कि एक ही फाइबर में होगी। वो अगर एक फाइबर में हो रही है तो कंटिन्यूस पूरे मसल्स में होगी, और वो पूरे लिमिट तक होगी, या तो बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, दिस इज द हॉल और नन लॉ। तो इसको थोड़ा सा और डिटेल करते हैं। A stimulus to a muscle fiber either causes an action potential to travel once the entire fiber, causing contraction, or it fails to stimulate the muscle fiber at all. And this will apply to a single muscle fiber or motor unit. So it doesn't state that a muscle fiber will always contract to its maximum. ठीक है, ये लॉ ये नहीं कहता है कि हमेशा मैक्सिमम ही करेगी। हो सकता है कि आधे से थोड़ा एनर्जी से ही अगर काम हो जाए तो पूरी कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी। However, has a direct relationship to the strength of the contraction, because the larger the stimulus, the more motor units are caused to contract. ठीक है, मतलब अगर स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा लग रही है तो कॉन्ट्रैक्शन के लिए स्ट्रेंथ ज्यादा लग रही है, तो वो स्टिमुलस पर डिपेंड करता है कि कितना कॉन्ट्रैक्शन होगी। एक ये डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है मसल ट्विच। तो मसल ट्विच इज आल्सो नोन एज अ सिंगल ब्रीफ रेस्पॉन्स ऑफ अ सिंगल मोटर यूनिट। ठीक है, मतलब मसल ट्विच मतलब क्या है, किसी भी मसल के कॉन्ट्रैक्शन से पहले एक मसल ट्विच होती है कंडीशन। तो इसको कहते हैं स्मॉल ब्रीफ रिस्पॉन्स। मतलब जो सिंगल मोटर यूनिट है, द थिंग विच इज रिक्वायर्ड फॉर द और रेस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स, दैट इज द सिंगल ब्रीफ रिस्पॉन्स। तो ये बेसिकली 3 फेज होती है इसकी। एक होती है लेटेंट पीरियड। ये लेटेंट पीरियड होती है इन बिटवीन द एप्लीकेशन ऑफ द स्टिमुलस एंड द बिगनिंग ऑफ द मसल। मतलब स्टिमुलस के एक्टिव होने में और मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन होने से या रिलैक्स्ड होने से पहले, बीच का समय। ठीक है, इसके बाद होती है एक पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। मतलब जब कॉन्ट्रैक्शन होती है मसल, ड्यूरिंग विच द मसल्स शॉर्टेंस, जितने देर में वो कैल्शियम आयन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स एक्ट में आती है और एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स काम करते हैं। और तीसरी होती है अ पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन, जब ये कैल्शियम आयंस वापस सिक्वेस्टर्ड होकर अपने इंटरस्टिशियल स्पेस में चली जाती है। तो ये तीनों फेज को मिला के कहते हैं मसल ट्विच। तो ये फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मसल्स के अगर बारे में कहे तो बेसिकली 4 टाइप्स की है। ठीक है, सो द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मसल इज टू कॉन्ट्रैक्ट, डेवलप टेंशन एंड शॉर्टेंस। ठीक है, जो ये मसल ट्विच की 3 फेज थी, ये दीज आर द फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट है कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। ये यूजुअली क्या होती है, दिस टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन विच the muscles moves a bone or segment by shortening. ठीक है, एग्जांपल हो गई इसकी फ्लेक्शन ऑफ एल्बो बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बाइसेप्स ब्रैकियली। मतलब जब भी हम कोई लोड उठाते हैं, प्रीवियस इसमें देखे होंगे कॉन्सेंट्रिक। ठीक है, जब भी ये मसल एक्ट कर रही है तो क्या हो रहा है, इस बोन पे इसकी इफेक्ट। ठीक है, इसको ये डिस्क्राइब कर रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं वो बोन के सेगमेंट को छोटा कर रहा है या बड़ा कर रहा है। नेक्स्ट है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। तो इसमें वही है कि whenever a limb or position of the body is held stationary against equal resistance of gravity. So to hold the head up in a fixed position, the dorsal neck must contract isometrically. मतलब जब भी अगर सिर को आप एक फिक्स पोजीशन में रख रहे हो तो क्या हो रहा है, जस्ट इसको एग्जाम्पलरी फील करके देखो। वहां से हाथ हटाओ और सिंपल देखो, अगर सिर सामने रख रहे हो एक नॉर्मल पोजीशन में, तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर क्रिएट होगी नेक मसल्स में। फील कर सकते हो इसको। दैट इज द, मतलब ऐसे ही इसको याद रख सकते हो। दैट इज द एग्जांपल ऑफ आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, इसेंट्रिक की बात करें तो the extensor muscles of the neck when an animal lowers its head gradually, जब वो धीरे धीरे अपना सर जो है नीचे की ओर करता है, तो वो जो मूवमेंट होती है, दैट इज द जो कॉन्ट्रैक्शन होती है नेक रीजन में, दैट इज द इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन।
और आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो मतलब द लेंथ ऑफ द मसल चेंजेस बट द टेंशन रिमेन्स द सेम। जैसे हम अगर कोई वेट को है अगर बस पकड़े हुए हैं, ठीक है, तो टेंशन वही है लेकिन मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। तो दीज 4 थिंग्स आर द फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मसल्स, ये याद रखना क्वेश्चन में। फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग, अगर कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो समेशन होती है। समेशन में पहले आती है मल्टीपल मोटर यूनिट, दैट इज आल्सो नोन एज रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट मतलब एक तरह से स्टिमुलस को एक्टिवेट करता है, ठीक है, फॉर द इनिशिएटिंग ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। So it occurs when more motor units are stimulated to contract simultaneously in the gross muscle. Therefore, more muscle fibers and bundles are contracting and producing greater strength in the whole muscle. ठीक है, एक साथ अगर एक मोटर यूनिट। सर और कितना बाकी है? बस हो गया, यही लास्ट है। क्या ये चीजें बोर कर रही हैं क्या?